प्रिय बच्चों, मैं आपको आज के व्याख्यान के अंतर्गत क्रिप्स योजना क्या थी, उसके अंतर्गत क्या प्रस्ताव थे, उसका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्या योगदान रहा या क्या भूमिका थी, इस प्रस्ताव के क्या दीर्घकालिक परिणाम निकले, उनकी चर्चा करने जा रहा हूँ। और ये प्रस्ताव आखिरकार किन परिस्थितियों में लाया गया, पेश किया, इसमें क्या था, इस तो मैं बता सकता हूँ कि द्वितीय विश्व युद्ध में जो मित्र राष्ट्र थे, उनकी बिगड़ती स्थिति को देख करके ब्रिटेन को यह लगने लगा कि इस युद्ध में भारतीय नेताओं का सहयोग लेना अत्यधिक आवश्यक है, और यदि इनका सहयोग हमें नहीं मिला तो हम इस युद्ध में विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार के दबाव सोवियत संघ एवं अमेरिका की ओर से भी उनके ऊपर पड़ रहे थे। इस कारण से मार्च 1942 में मार्च 1942 में भारत के संवैधानिक गतिरोध को हल करने के लिए सर स्टैफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा गया। चूँकि मैंने पहले भी आपको पिछले अध्याय में बताया था कि जब भी अंग्रेज़ों के विरुद्ध भारतीयों की एकजुटता हो या किसी अंतर्राष्ट्रीय दबाव हो, ऐसी परिस्थिति में अंग्रेज़ों ने सदैव भारतीयों को कुछ न कुछ आश्वासन दिए, झूठे आश्वासन दिए और भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया। साथ ही प्रज्वलित हुई अग्नि अंग्रेज़ों के खिलाफ जो समय समय पर होती थी, उसको शांत करने की कोशिश में ही इस तरह के संवैधानिक प्रस्ताव ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतीयों को दिखाए गए और वास्तव में उनको कुछ नहीं दिया गया। ये इसकी सबसे बड़ी विडंबना थी। तो इसी प्रकार का प्रस्ताव ये भेजा गया के लिए सर स्टैफर्ड को भारत भेजा। क्रिप्स की योजना के दो पक्ष थे। प्रथम तो इसका तात्कालिक पक्ष था और द्वितीय इसका दीर्घकालिक पक्ष था। अब इसके दीर्घकालिक पक्ष के अंतर्गत क्या था, उसमें अंतर्गत यह था कि एक संविधान सभा बनाने की बात इसके दीर्घकालिक प्रस्ताव के अंतर्गत कही गई थी, जिसे समूचे भारतीय संघ के लिए संविधान बनाना था। मुस्लिम लीग को प्रसन्न करने के लिए यह प्रावधान भी किया गया कि यदि कोई प्रांत भारतीय संघ में सम्मिलित नहीं भी होना चाहता है तो ऐसे प्रांत को अलग संघ बनाने का अवसर प्रदान कर दिया जाएगा। क्रिप्स मिशन के अंतर्गत जो तात्कालिक प्रस्ताव थे, इसमें यह बात थी कि भारतीयों को तुरंत डोमिनियन स्टेट्स प्रदान कर दिया जाएगा। वाइसराय के युद्ध मंत्री के अधिकारों के संबंध में कांग्रेस का विचार था कि ब्रिटिश सेनापति को भारतीय युद्ध मंत्री के आदेशों का पालन करना होगा, किंतु वाइसराय ने कांग्रेस के इस प्रस्ताव का विरोध किया। परिणाम स्वरूप एक लंबी बहस के उपरांत कांग्रेस, लीग एवं अन्य राजनीतिक पार्टियों ने क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर दिया। लेकिन पाकिस्तान आंदोलन के संबंध में क्रिप्स मिशन के अंतर्गत एक नई बात इसमें देखने को मिली, और ये थी कि लीग को मुसलमान बहुल प्रांतों के रूप में भारतीय संघ में सम्मिलित होने या न होने का अधिकार इसके अंतर्गत दे दिया गया। इसी लीग को ये लगा कि पृथक पाकिस्तान की मांग को लेकर को और अधिक प्रोत्साहित कर अपने जनाधार को व्यापक बनाया जा सकता था। अर्थात इसमें लीग को दीर्घकालिक फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा था। उन्होंने क्रिप्स मिशन के इस प्रावधान को उनकी पाकिस्तान की मांग की स्वीकृति के रूप में देखा, इसलिए उनको स्वीकार करने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में इस समय मात्र राजगोपालाचारी ही पाकिस्तान की मांग को वास्तविकता के साथ स्वीकार करने को तैयार थे।
उनका मानना था कि लीग की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिए। अप्रैल 1940 में उन्होंने कांग्रेस हाईकमान से ये मांग की कि उन्हें मद्रास में मुस्लिम लीग के साथ संयुक्त सरकार बनाने की अनुमति दी जाए। कांग्रेस के भीतर उनके इन विचारों का तीव्र विरोध हुआ और इलाहाबाद में हुई कांग्रेस का वर्किंग जो कमेटी की मीटिंग में उनके प्रस्ताव को एक तरह से सिरे से खारिज कर दिया। उन्हें इलाहाबाद में काले झंडे तक दिखाए गए विरोध के रूप में, क्योंकि कांग्रेस का ये मानना था कि किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को भारतीय संघ से पृथक रखना देश के लिए अहितकर ही होगा। परिणाम स्वरूप राजगोपालाचारी कांग्रेस से अलग हो गए, क्योंकि राजा जी का मानना था कि लीग पाकिस्तान के लिए हट करती है और उसे अंग्रेज़ों की सहानुभूति इस समय प्राप्त है। अतः भारत की स्वाधीनता को प्राप्त करने के लिए लीग की मांग को स्वीकार करने के अतिरिक्त उन्हें कोई चारा नहीं दिखाई दिया। इस प्रकार अभी तक कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के प्रस्ताव पर किसी प्रकार से सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए तैयार नहीं थी। संभवतः कांग्रेस के इस रूप में भी मुस्लिम लीग के लिए चुनौती ही एक तरह से प्रस्तुत कर दी थी। अगस्त 1942 में कांग्रेस के नेतृत्व में समूचे देश में एक व्यापक शक्तिशाली आंदोलन संचालित किया गया। मुस्लिम लीग ने इस जन आंदोलन में सहयोग नहीं किया, क्योंकि उसका विरोध किया। आंदोलन के दौरान कांग्रेस के छोटे बड़े सभी नेताओं को जेल में डाल दिए जाने के कारण मुस्लिम लीग को भारतीय राजनीति में प्रभावशाली होने का अवसर एक तरह से प्राप्त हो गया। एक और ब्रिटिश सरकार कांग्रेस का निरंतर दमन कर रही थी, दूसरी ओर लीग के साथ निकटता की स्थिति उत्पन्न कर रही थी। जिन्ना ने इस समय लीग को संगठनात्मक रूप से सुदृढ़ करने के लिए सभी तरह के प्रयास तेज कर दिए। प्रत्येक प्रांत में मुस्लिम लीग को संगठित करने के लिए उसे विविध स्त्रीकृत खंडों में बांट दिया गया। लीग के नेताओं ने सभी छोटे बड़े शहरों में पाकिस्तान के नारे को आम मुस्लिम जन तक पहुंचाया। लीग का नेताओं द्वारा होने वाले नियमित दौरे से मुस्लिम जनता में पृथक पाकिस्तान की मांग एक तरह से बढ़ने लगी, हिलोरे लेने लगी। इस आंदोलन के दौरान क्योंकि कांग्रेस के अधिकांश नेता जेल में थे, इसलिए लीग ने प्रांतों में अपने मंत्रिमंडल बनाने प्रारंभ भी कर दिए थे। अगस्त 1942 में आसाम में, अक्टूबर 1942 सिंध में, मार्च 1943 पंजाब में, मई 1943 में पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में लीग के द्वारा मंत्रिमंडलों का गठन कर लिया। इन मंत्रिमंडलों को निर्देशित करने के लिए केंद्रीय नेतृत्व को ठीक उसी प्रकार सुदृढ़ एवं प्रभावशाली बनाया गया जिस प्रकार से कांग्रेस ने 1937 में किया था। लीग ने एक स्वयंसेवक संगठन नेशन गार्ड्स की भी स्थापना इसलिए कर दी। जिन्ना एवं मुस्लिम लीग के नेता इस काल में सदैव लीग को ही मुसलमानों का एकमात्र प्रवक्ता मानते थे, जबकि गांधीवादी कांग्रेस को हिंदूवादी सिद्ध करने का प्रयास उसमें कर रहे थे। आसाम में एवं पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में मंत्रिमंडलों का निर्माण इस कारण हो पाया क्योंकि कांग्रेस के अधिकांश विधायक जेल में बंद थे। बाद में लीग ने फजल उल हक को भी बंगाल में अपदस्थ करवा दिया। 1944 में श्री राजगोपालाचारी ने महात्मा गांधी की जेल में मुक्ति के उपरांत कांग्रेस और लीग के बीच समझौता कराने के उद्देश्य से एक योजना का प्रतिपादन किया, जिसे राजगोपालाचारी योजना के नाम से जाना जाता है। इस योजना के अनुसार मुस्लिम लीग के लिए यह आवश्यक रूप से कहा गया कि वह भारत की स्वतंत्रता की मांग से सहमति प्रकट करे और अंतरिम सरकार के निर्माण के मार्ग में कांग्रेस के साथ सहयोग भी करे। तदुपरांत युद्धोपरांत एक कमीशन की नियुक्ति की जाए जो उत्तर पश्चिम एवं पूर्व भाग के मुसलमानों के बहुमत के आधार पर उन क्षेत्रों में जनमत संग्रह के द्वारा उनके भाग्य का निर्णय करेगा। विभाजन होने पर सुरक्षा, व्यापार, संचार साधनों के लिए परस्पर एक समझौता भी किया जाएगा। जनसंख्या का आदान प्रदान स्वैच्छिक आधार पर होगा और राजगोपालाचारी का कहना था कि यह सभी प्रावधान ब्रिटेन द्वारा भारत को पूर्ण सत्ता देने के उपरांत ही लागू होंगे।
गांधी जी ने इस योजना के आधार पर लीग के नेता जिन्ना से बातचीत करने का प्रयास भी किया और गांधी एवं जिन्ना के बीच इस वार्ता को गांधी जिन्ना वार्ता कहा जाता है। लेकिन तो यह वार्ता एक तरह से असफल रही और जिन्ना ने राजगोपालाचारी फार्मूले के अंतर्गत प्राप्त पाकिस्तान को अंगहीन कीड़े लगा हुआ, दीमक लगा हुआ पाकिस्तान कहकर इस योजना को एक तरह से अस्वीकार ही कर दिया। तो दोस्तों, इस तरह से किस पाकिस्तान की मांग की पृष्ठभूमि इस क्रिप्स मिशन प्लान के अंतर्गत हमें दिखाई देती है। इसके अंतर्गत मुसलमानों को बहुत अधिक महत्व दिया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा। उसका मकसद एक ही था कि किस तरह से हिंदू मुसलमान अलग हों, एकजुटता उन पर नहीं बनबे और दीर्घकालिक पाकिस्तान की नींव एक तरह से इस क्रिप्स प्रस्ताव के अंतर्गत रख दी गई थी। धन्यवाद।